साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग समान अध्ययन के अंतर्गत एक और विषय वस्तु देखने जा रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन के अंतर्गत भूगोल और ज्योग्राफी के अंतर्गत जो चल रहा था टॉपिक, उसी को आगे हम ले जाएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे भारत के प्राकृतिक विभाग या भौतिक विभाग की बात। तो भौतिक विभाग में दूसरा विभाग चल रहा था उत्तर का विशाल मैदान, कि भारत के परिक्षेत्र में जो उत्तर वाला भाग है उसमें बहुत बड़ा विशाल मैदान है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक संरचना है भारत के लिए। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी चीजों को ध्यान में रख करके एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर के रूप में उसको देखा जाता। इसकी महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण विशेषता हम चर्चा कर चुके थे। इसके अलावा हम देख रहे थे कि भारत में जो उत्तर का विशाल मैदान है वो कई भागों में बटा हुआ है बनावट और विशेषता के आधार पर, जिसमें 3 पार्ट्स की चर्चा कर चुके थे: भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश और खादर प्रदेश। अब यहां के बाद आगे चलते हैं। 2 और महत्वपूर्ण प्रदेश है, उसके अलावा भी 1-2 और टर्म आता है यहाँ पर जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं भारत के प्राकृतिक विभाग के अंतर्गत उत्तर के विशाल मैदान का बंटवारा। तो उत्तर का विशाल मैदान पढ़ रहे थे और उत्तर के विशाल मैदान में हमने कहा किसका वितरण किया गया, विभाग। तो पहले तो भारत का विभाग पढ़ रहे हैं, अब उत्तर के विशाल मैदान का विभाग पढ़ रहे हैं। अब उत्तर के विशाल मैदान का विभाग जब पढ़े थे तो हमने एक रेखा चित्र के माध्यम से आपको दर्शाने का प्रयास किया था कि ये नदियों द्वारा बनाया गया जो उत्तर का विशाल मैदान है, बनावट के दृष्टिकोण से अलग अलग कैरेक्टर या विशेषता लिए हुए। तो एक पर्वत है जिसमें हमने पढ़ा था कि ऑरिजिन पॉइंट है, उद्गम है, यहां से एक नदी निकल रही है, लेकिन बीच में बहुत सारी पथरीला इलाका है, चट्टाने हैं। तो नदी की जलधारा समग्र रूप से नहीं बह पाती, चट्टानों से टकराती है और टकरा करके कई भाग में विभाजित हो जाती। तो ये जो पथरीला इलाका होता है पर्वतों के आसपास मैदानी क्षेत्रों में, इसी को हमने कहा था यही भब्बर प्रदेश है या भाबर प्रदेश। ये हम पढ़ चुके थे, जिसका विशेषता हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अब आगे चलें तो हमने पढ़ा था कि आगे आते हैं तो ये नदियों की जो जलधारा बटी हुई है वो सब एकत्रित होती है और फिर एकत्रित होकर मैदानी भागों में जब एक साथ गिरती है तो इस मैदानी भाग का ये वाला इलाका थोड़ा सा कीचड़ नुमा दलदली क्षेत्र के रूप में विकसित हो जाता है। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर मडी एरिया है, दलदली क्षेत्र है, और दलदली क्षेत्र को यहां तराई प्रदेश कहा जाता है। तो भाबर प्रदेश और भाबर के बाद तराई प्रदेश, जैसे हमने चर्चा किया था नेपाल की तराई की। अब यहां से आगे बढ़े तो हमने कहा था कि इसके बाद मैदान में कुछ लो लैंड होता है, जहां पानी अक्सर हर साल जो बाढ़ आता है, फ्लड आता है, बारिश के सीजन में पानी से फिलअप हो जाता है एरिया और मिट्टी की एक परत बिछ जाती। तो जिस जगह पर हर साल मिट्टी की नई परत बिछ जाएगी, इसको हमने एक नाम दिया था, जिसको खादर प्रदेश के रूप में हमने दर्शाया था। तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब इससे आगे की बात करनी है, जहां पर हम लोगों को 2 और मुख्य प्रदेश देखना, जिसमें पहला जो है ये ध्यान रखना है कि इसके आगे जब उत्तर के विशाल मैदान में आएंगे तो कहीं कहीं ऐसा एरिया होगा जहां लैंड थोड़ा उभरा होगा। तो उभरा हुआ लैंड है ये लैंड है जो ऊंचा है, मतलब ये ऊंचा भूभाग है, ध्यान रखना है। और ऊंचा भूभाग होने के कारण यहां जो नदी की पानी आ रही है ऐसे बहते हुए, ये इस एरिया पर ऊपर नहीं चढ़ पाती, इसके किनारे से निकल जाती। तो जब ऊपर नहीं चढ़ पाएगी तो इसका जो मिट्टी है ये भी पहले लाया गया है नदियों द्वारा ही, लेकिन हाइट हो गया, ज्यादा ऊंचाई ले लिया, और ऊंचाई ले लेने की वजह से ये जो ऊंचाई पर है जहां पर पानी हर साल बाढ़ का नहीं पहुंचता है, तो ये मिट्टी धीरे धीरे पुरानी पड़ जाती। और यही पुरानी मिट्टी को जो ऊंचा भूभाग होता है मैदानी क्षेत्रों में, जहां बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष नहीं पहुंचता है, इसी को एक नाम दे देते हैं जिसे बांगड़ प्रदेश कहते हैं। तो यही ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश और तब फिर बांगड़ प्रदेश। लेकिन यहां ध्यान रखना है खादर प्रदेश निम्न भूभाग,
मतलब लो लैंड है, ज्यादा ऊंचा नहीं है, तो लो लैंड है इसलिए पानी पहुंच जाता है। लेकिन ये हाई लैंड है, ऊंचा भूभाग है, और ऊंचा होने की वजह से पानी यहां नहीं पहुंचता, और जब पानी नहीं पहुंचेगा मिट्टी पुरानी हो जाएगी। तो खादर प्रदेश जो निम्न भूभाग के कारण मिट्टी पानी पहुंचती है तो मिट्टी की परत नहीं होती, और इसलिए इसको नई जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ये जब मिट्टी पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा होगी। तो ये नई जलोढ़ मिट्टी, जबकि बांगड़ प्रदेश पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ये ध्यान रखना है। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, कंपैरेटिव, तुलनात्मक रूप से आपको याद रखना कि बांगड़ प्रदेश पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, दोनों मिट्टी ही है, जलोढ़ ही नदी द्वारा ही लाया गया, लेकिन चूंकि उभरा भाग है इसलिए यहां पर ये मिट्टी पुरानी पड़ गई, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी। यहां क्या है कि हर साल नई नई मिट्टी आ रही, इसलिए नई जलोढ़ मिट्टी। और हमने कहा था कि नई जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होता है, इतना उपजाऊ कि यहां आप बिना खाद दिए कार्य कर सकते हैं कृषि का। तो यहां बिना खाद का कृषि कार्य होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर कोई किसान बांगड़ प्रदेश में चाहे कि वो कृषि कार्य करे तो इसके लिए यहां दो काम करना होगा, सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी बहुत अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ खाद का प्रयोग करना पड़ेगा। तो खाद का प्रयोग यहां बिना के आप उर्वरा शक्ति यहां नहीं ला सकते हैं। तो पूछेगा एग्जाम कि कौन ऐसा प्रदेश है जहां बिना खाद के कृषि होता है, तो खादर प्रदेश। तो खाद यहां पहले ही से खाद मिला हुआ है, तो ये ध्यान रखना। तो खादर प्रदेश में बिना खाद का, और यहां पर जो है बांगड़ प्रदेश, यहां बिना खाद का आप कृषि कार्य नहीं कर सकते, उसकी उर्वरा शक्ति कम है। तो ये ध्यान रखना है, खादर प्रदेश ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, ये ध्यान रखना। तो उपजाऊ क्षेत्र है ये, और ये उपजाऊ क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कृषि करेंगे तो उपजाऊ नहीं होने की वजह से खाद देना आवश्यक हो जाएगा। और ये सब पॉइंट पूछेगा कि कहां खाद की जरूरत है, कौन उपजाऊ क्षेत्र है, कौन उपजाऊ क्षेत्र नहीं है, ये ध्यान रखना है। कौन लो लैंड है, कौन हाई लैंड है, ये सब पूछेगा। अब इसको हम नदी के स्थिति से देखें तो मान लिया कि एक नदी है, उसका बहाव क्षेत्र लें, तो ये एक नदी है जिसका बहाव क्षेत्र है, तो नदी का ये पेटी है, ये इसका तली है, ये तली नीचे है, पेटी साइड में। तो नदी जब बहती है तो देखे होंगे कैचमेंट एरिया नदी का ऐसे होता है। तो बारिश के दिनों में पानी जो है इतना दूर रहेगा, मान लेते हैं बारिश का सीजन है तो पानी इतना नहीं रहेगा, बारिश के दिनों में पानी ज्यादा रहेगा, लेकिन गर्मी के दिनों में या जाड़े के दिनों में पानी घटता है नदी में। तो हर साल जब बारिश आएगा तो बाढ़ आएगा तो ये पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, और ऊपर चढ़ेगा तो ये ऊपर चढ़ने के क्रम में जहां तक पानी पहुंच जाएगा, तो मान लीजिए यहां तक पानी पहुंचा, तो यहां से ऊपर जो पानी का क्षेत्र है तो ये वाला पार्ट पर मिट्टी की लेयर बिछ जाएगी, पानी निकलेगा, पानी के निकलने के साथ ही नदी के किनारों पर ये अक्सर मिट्टी की एक परत दिखेगी। लेकिन जब बारिश बीत जाएगा तो बारिश बीतेगा फिर ये पानी उतर जाएगा, ऐसे तो उतर जाएगा, फिर पानी यहां तक आ गया, तो ये उतर गया, तो उतरने पानी तो समाप्त हो गया लेकिन मिट्टी की नई परत बिछ गई। तो ये जो एरिया है यही एरिया खादर प्रदेश है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यही नई जलोढ़ मिट्टी लेकर आया है। लेकिन ये जो ऊपर वाला भाग है यहां पानी नहीं पहुंचेगा नदी का, तो ये जो लैंड है इस लैंड को आप बांगड़ प्रदेश समझेंगे, ये ध्यान रखना। तो ऊपर जहां पानी नहीं पहुंच पाया, यहां तक पानी था, ये एरिया तक, तो यहां तक था, तो यहां तक के जो क्षेत्र है मिट्टी बिछेगी तो खादर प्रदेश, लेकिन यहां के ऊपर वाला भाग बांगड़ प्रदेश। और बांगड़ प्रदेश हमने कहा पुराना हो गया है, मिट्टी पुरानी इसलिए उपजाऊ शक्ति कम है। और बांगड़ प्रदेश जो होता है ऊपर में, यहीं पर लोग अक्सर मकान बनाते हैं, बिल्डिंग घर बनाते हैं। कोई गांव जो बसता है वो बांगड़ प्रदेश में बसता है, कोई कस्बा बसता है तो बांगड़ प्रदेश में बसता। तो याद रखना है कि गांव में बनावट देखे होंगे कि कोई भी गांव बस्ती या कस्बा बना हुआ है तो जो घर बने हुए पुराने संरचना में वो ऊंचाई पर बना हुआ और खेत उसके नीचे, तो खेतों में कृषि कार्य होता है क्योंकि पानी वहां जाता है, लेकिन ऊंचे लैंड पर कृषि कार्य नहीं होता। ऊंचा लैंड जो होता है ये बांगड़ प्रदेश मुख्य रूप से मानव बसाव के लिए बना होता। तो ये एग्जाम में पूछेगा कभी कभी कि मानव के निवास के लिए या बसाव के लिए सबसे उपयुक्त
उत्तर के विशाल मैदान का क्षेत्र कौन है? तो यही ध्यान रखना है, जिसका नाम बांगड़ प्रदेश। तो इतना चीज आप ध्यान रखें, जो 4 प्रदेश है मुख्य रूप से, भागड़ प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश और बांगड़ प्रदेश। अब इसके बाद एक 5वां प्रदेश है, जिसको ध्यान रखना, और 5वां जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं है, और उस प्रदेश का नाम है रेह प्रदेश। तो 5वां अलग से हम बता रहे हैं, क्योंकि इस संरचना में इसको शामिल नहीं करते। तो मुख्य रूप से ये मेनली 4 ही प्रदेश है, भब्बर, तराई, खादर और बांगड़। लेकिन यहां एक प्रदेश है रेह प्रदेश। तो रेह प्रदेश जो है, ये ध्यान रखना है कि उत्तर के विशाल मैदान में मानवीय क्रिया से बना हुआ प्रदेश है। ये ध्यान रखना है, मानव जो काम करता है नदियों के द्वारा, नहर के द्वारा, कृषि कार्य में जब सिंचाई होती है तो इस प्रदेश का विकास होता है। होता क्या है कि एक नदी जब चलती है तो उस नदी के जल को किसान कृषि कार्य में यूज करते हैं और उसका उपयोग करते हैं सिंचाई में, पटवन के लिए। तो सिंचाई के लिए नदी से नहर निकाला जाता है। तो मान ले ये ऐसे एक नदी बह रही है, ये नदी ऐसे बह रही हो, इसमें वाटर है, इसका अपना कैचमेंट एरिया। लेकिन अगर किसान को यहां पर खेत है, एक लैंड है, एक जहां इसको कृषि कार्य के लिए पानी चाहिए, तो ये लैंड है जिसमें कृषि करना है, पटवन। तो किसान क्या करेंगे कि यहां से एक कैनाल निकालेंगे, नहर, नदी ऐसे बह रही थी, अब कैनाल, नदी जब बहती है तो नदी जाकर के फाइनली सागर में मिल जाती है। तो सागर मिलती है, इसलिए सागर में नमक की मौजूदगी पाई जाती है। ध्यान रखना कि सागर के पानी में नमक क्यों है? क्योंकि नदियों का जल समुद्र में जाकर गिर जाता है। तो ये सागर है और सागर में जाना चाहिए था जल को, तो ये जल वाटर नदी आती है, फाइनली मुहाने के पास समुद्र में मिल जाती है। वर्ल्ड की अधिकांश नदियां सागर में जाकर मिलती, और इसीलिए सागर में लवणता है, सैलिनिटी है। जो हम लोग पढ़ेंगे सैलिनिटी ऑफ वाटर में, जब समुद्र पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कि समुद्र के 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम नमक होता, और वो उसके सैलिनिटी को दर्शाता। अब यहां नदी बह रही थी, पानी यहां जाता, नमक यहां चला जाता, लेकिन किसान या सरकार के द्वारा एक नहर निकाला गया और नहर से पटवन किया गया। अब खेतों तक ये नदी का पानी इसमें टर्न किया और घुस करके सिंचाई पानी यहां चला आया। तो किसान खेतों में यहां पानी को पटवन के लिए ले गया है, तो यहां सिंचाई की गई, और सिंचाई के कारण चूंकि पानी का फ्लो आगे नहीं है, यहीं पर पटवन किया गया, जितना पानी की जरूरत है उतना पटाया जाएगा, बाकी पानी को फिर रोक दिया जाएगा कैनाल को बंद करके। तो पानी इसमें गया, अब इसमें वेपोराइजेशन होगा, बाष्पीकरण। धूप जब पड़ेगा तो पानी जो है खेतों में वाष्प बन के उड़ जाएगा। जो नमक पानी में है, ये नमक इसमें जमा हो जाएगा, क्योंकि नमक तो वेपर बनेगा नहीं। समुद्र में पानी गया था तो नमक समुद्र में चला गया, लेकिन यार पानी को आपने यहां लाया तो पानी पटवन तो कर दिया, लेकिन जब सूरज की रोशनी पड़ी, बाष्पीकरण हुआ, तो नमक रह गया और वेपर बन के वाटर उड़ गया। अब ये साल दर साल जब ऐसा किसान करेगा तो एक समय आ जाएगा कि इन खेतों में एक नमक की सफेद परत बिछ जाएगी, एक लेयर, और सफेद परत बिछ जाएगी तो ये खेत समय के साथ बंजर हो जाएगा। मतलब यहां कृषि कार्य नहीं हो पाएगा, और जब कृषि कार्य नहीं होगा, बंजर हो जाएगी, तो इसी बंजर भूमि को हम नाम दे देते हैं रेह प्रदेश। तो ये याद रखना, जिसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें नमक की प्रधानता, और यही एग्जाम में पूछेगा कि उत्तर के विशाल मैदान में सिंचाई की वजह से जिन क्षेत्रों में नमक ज्यादा हो जाता है मिट्टी में, उन प्रदेशों को कहा जाता है क्या? तो रेह प्रदेश। और इस प्रकार से ध्यान रखना है कि ये 5 प्रदेश आपको पढ़ना है, जो आपको अक्सर एग्जाम में पूछेगा, और यही 5 प्रदेश के रूप में बंटवारा किया गया है उत्तर के विशाल मैदान, जो अक्सर एग्जाम में पूछता। तो नई जलोढ़ मिट्टी किसको कहेंगे? तो खादर प्रदेश को कहेंगे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किसको कहेंगे? तो बांगड़ प्रदेश को कहेंगे। उत्तर के विशाल मैदान में सबसे नजदीक कौन होता है पर्वत के? तो भब्बर प्रदेश होता है। कीचड़ युक्त क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो तराई प्रदेश कहते हैं। नमक युक्त क्षेत्र को क्या कहते हैं? रेह प्रदेश कहते हैं। सबसे उपजाऊ क्षेत्र खादर प्रदेश, सबसे कम उपजाऊ बांगड़ प्रदेश, सबसे ऊंचे भूभाग को बांगड़ प्रदेश, मानव बसाव के लिए उचित बांगड़ प्रदेश, कृषि के लिए उपयुक्त खादर प्रदेश,
जहां खाद देने की आवश्यकता ना हो वो खादर प्रदेश, जहां खाद देना जरूरी हो वो बांगड़ प्रदेश। तो ये सब पॉइंट एग्जाम में पूछता रहता, तो इतना चीज ध्यान रखें। अब यहां के बाद 2-3 और महत्वपूर्ण टर्म है जो अक्सर एग्जाम में पूछ देता, तो उसी को हम यहां समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप। तो यहां पर उत्तर का विशाल मैदान आपका कंप्लीट हो जाएगा और तब हम लोग चौथा विभाग की तरफ चलेंगे जिसका नाम है दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार, जो हम लोग को पढ़ना तो दूसरा हो जाएगा और तीसरा विभाग में जाएंगे। अब यहां पर ध्यान रखना है कि इसके अलावा 2 और संरचना देखी जाती है उत्तर के विशाल मैदान। एक को कहते हैं भूड़, ये ध्यान रखना, और दूसरे का नाम है डेल्टाई प्रदेश। ये दोनों को भी ध्यान रखना, ये कॉमनली नहीं पूछता है, ज्यादातर आपको यही 5 में से पूछेगा। लेकिन बीपीएससी वगैरह में बैठ रहे हैं, कमीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कभी कभी इन टर्म को भी ध्यान रखना। ज्यादातर ये फोकस करना जो आपको मैंने बता दिया, लेकिन इन दोनों को भी ध्यान रखना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि उत्तर का विशाल मैदान नदी द्वारा बना है, नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टियों के जमाव से बना हुआ है। अब मिट्टियां जब जमती है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्रदेश का निर्माण हो गया। तो एक भूड़ है, और भूड़ क्या है ध्यान रखना है, उत्तर के विशाल मैदान में खासकर बिहार जैसे क्षेत्रों, गंगा के क्षेत्रों के, गंगा के आसपास कहीं कहीं उत्तर के विशाल मैदान में, तो विशाल मैदान जो है उत्तर का, यहीं पर ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं बीच बीच में। तो ऊंचे ऊंचे जो टीले बन जाते हैं उसी को यहां भूड़ नाम दिया गया। तो कभी कभी पूछ देगा कि गंगा के क्षेत्र में या दियारा में ऊंचे ऊंचे जो टीले बन जाते हैं उसको कहा जाता है, भौगोलिक रूप से उसका क्या नाम है, तो याद रखना उसको भीड़ कहते। तो विशाल मैदान उत्तर का जो है उसमें कहीं कहीं ऊंचा टीला दिख जाए तो उसको भूड़ समझना, तो ये ध्यान रखना। डेल्टाई प्रदेश क्या है, तो वह प्रदेश जो डेल्टा के रूप में विकसित हो, तो ये ध्यान रखना। तो डेल्टा के रूप में विकसित होता, तो डेल्टा बनता कहां है, तो ये पढ़ते हम लोग नदी में, कि नदी अपने मुहाने के पास डेल्टा बनाती है। तो नदी जब बहते हुए जाती है तो मुहाने के पास ही एक भूखंड बन जाता है जिसको डेल्टा कहते हैं। जैसे हम भारत को लें तो भारत का ये चित्र हम बना रहे हैं कि भारत जो है ऐसे है, ये भारत है, और भारत का यहां पर गंगा का ओरिजिन है, गंगा ऐसे उतरती है, ऐसे भारत के 5 राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी पहुंच जाती है। इसके बगल से ब्रह्मपुत्रा निकलती है, और ब्रह्मपुत्रा निकल करके यहां से चलती है, इधर से होते हुए बांग्लादेश होते हुए गंगा में ही मिल जाती है। तो ये गंगा है, ये ब्रह्मपुत्रा, नदी चक्र आएगा तो वहां पर चर्चा होगी। अब दोनों की जलधारा जब गिरती है बंगाल की खाड़ी में, तो यहां मिट्टी का एक भूखंड बन गया ऐसे, और ये जो भूखंड बना है इसी भूखंड का नाम सुंदरबन का डेल्टा है। तो ये ध्यान रखना है, सुंदरबन का डेल्टा, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा भी कहते हैं, या गंगा ब्रह्मपुत्रा का निर्मित डेल्टा के रूप में देखा जाता है। तो यहां भी मैदान बना हुआ है। तो उत्तर के विशाल मैदान में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा भी है। तो ध्यान रखना है कि उत्तर के विशाल मैदान में नदी के मुहानों पर जो मैदानी क्षेत्र बन जाता है उसको हम एक अलग रूप में देखते हैं जिसको डेल्टाई प्रदेश कहते हैं। तो यही डेल्टा के रूप में विकसित मुहाने के पास, मतलब नदी के माउथ के पास, तो नदी के मुहाने के पास जो डेल्टा होता है उसी को डेल्टाई प्रदेश के रूप में देखा जाता है। तो ध्यान रखना है। और भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसके बारे में हम लोग जब नदी चक्र आएगा तो वहां पर हम चर्चा करेंगे डेल्टा के बारे में विशेष। दुनिया के बड़े बड़े डेल्टा हैं अलग अलग रूप में, तो ये ध्यान रखना है जो अक्सर एग्जाम में पूछता रहता। लेकिन आपको हमने कहा कि ये 5 प्रदेश को याद रखना है। आप 5 प्रदेश को याद रखना है तो एक हम यहां ट्रिक बता देते हैं, कहीं कहीं जरूरत पड़ता है तो उस ट्रिक को याद रखेंगे। तो ट्रिक है भात खाओ रे, इसको ध्यान रखना। तो भात खाओ रे याद रखेंगे, आपको ट्रेंड याद रहेगा, आप इस प्रदेश में गलती नहीं करें। तो भात खाओ रे, भा से भावर प्रदेश, ता से तराई प्रदेश,
खा से खादर प्रदेश, ब से बानर प्रदेश और र से रेह प्रदेश। तो इसको याद रखेंगे। ट्रेंड भी वैसे ही है, भावर सबसे पहले है, फिर तराई है, फिर खादर है, फिर बांगर है और रेह तो इससे अलग है। तो ये ध्यान रखना है। ये अगर आपको याद है तो आपसे गलती नहीं होगा इस प्रदेशों में जिसको उत्तर का विशाल मैदान कहते। तो यही दूसरा विभाग था भारत का प्राकृतिक विभाग के रूप में। अब चलते हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोग भारत का तीसरा विभाग, और तीसरा विभाग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे तथ्य हैं उसमें जिससे बहुत सारा सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाए। तो तीसरा प्रदेश एक एक करके देखना है। वीडियो को पूरा देखें शुरू से अंत तक, सिस्टमेटिक देखें। प्लेलिस्ट हमने बना दिया अलग अलग सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट में जा करके देखें। उसके अलावा जब भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो को रिवाइज करके भी आप देख सकते हैं। और यहां पर वो चीज बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है। फाउंडेशन बैचेज में क्लासेस से इसको तुलना नहीं करना, क्योंकि क्लासेज में बहुत छोटे छोटे चीजों से उठा करके बीपीएससी लेवल तक ले जाया जाता है, लेकिन यहां वीडियो के माध्यम से उतना स्लोली चलने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम सिलेक्टेड जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। वीडियो को जो पहली बार देखते हैं जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। इसके अलावा बेल बटन को दबाएं, तो बेल बटन में ऑल बटन आता है, सबको दबाएं ताकि सबको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें, कुछ गड़बड़ी हो, कुछ कमी लगे वीडियो में तो जरूर बताएं। सुझाव का आपका स्वागत होगा, हम उस पर काम करेंगे ताकि आपको और बेहतर क्वांटिटी और मटेरियल के साथ आपको मैं वीडियो उपलब्ध करा सकूं। तो ध्यान रखना है। तो चलते हैं तीसरा विभाग की बात करने। तो ये दूसरा विभाग था भारत का। अब तीसरा विभाग जो है उसको हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ये ध्यान रखना। तो प्रायद्वीपीय भारत है। तो प्रायद्वीपीय भारत बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे तथ्य हैं इसमें जो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, इसमें और हमको एक वीडियो बनाना पड़ेगा तब प्रायद्वीपीय भारत पूरा होगा। तो प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है, दक्षिण भारत भी कहते हैं, या प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। नाम एक ही है, अलग अलग नाम है, नाम से कंफ्यूज नहीं करना। लेकिन नाम जब दो अलग अलग तीन हो जाए तो वो क्वेश्चन हो जाता है। तो चलते हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की तरफ। उत्तर वाला भाग पढ़ लिए, अब दक्षिण भारत की तरफ चलना है। तो ध्यान रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत का जो विस्तार है उसका लोकेशन पहले तो ध्यान रखना है कि जो भारत है ये ऐसे है, और यही प्रायद्वीपीय भारत जो हमने बनाया, इसके ऊपर जो था सब उत्तर भारत था। इसमें हिमालय पढ़ लिया आपने, इधर मैदान पढ़ लिया। जैसे कि हमने ऊपर में इधर हिमालय पढ़ा ऐसे, तो हिमालय का 4 पर्वत श्रेणियां हमने देख लिया, और 4 के नीचे जो था उत्तर का विशाल मैदान हम लोग यहां तक ये पढ़ ली। ये सब पढ़ चुके, इसकी चर्चा मैं कर चुका। अब यहां से नीचे आ जाएं तो इसी को हम प्रायद्वीपीय भारत मानते हैं। तो पहले तो समझना कि प्रायद्वीप होता क्या है, जिसको पेनिसुला कहते हैं। तो 3-4 टर्म है ज्योग्राफी में जो अक्सर यूज होता है, जिसको हम पहले समझा देते हैं आपको, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ऐसे आप लोग को पता होगा, लेकिन बेसिक जैसे फाउंडेशन बैचेज में चलता है उसके हिसाब से हम लोग को याद रखना होता है बहुत सारी चीजों। एक टर्म आता है खाड़ी। तो खाड़ी बहुत सुनते रहते हैं, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, गल्फ खाड़ी, ओमान की खाड़ी, बहुत सारी खाड़ी। तो पहले तो समझना है कि खाड़ी क्या होता है। खाड़ी के अलावा एक जो है वो हम पढ़ते हैं द्वीप, आइलैंड। तो द्वीप क्या है इसको समझना है, बेसिक एकदम मौलिक बात। और द्वीप के अलावा तीसरा एक टर्म यूज होता है बार बार, जो प्रायद्वीप है, जो हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बे है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी का। ये द्वीप है, आइलैंड है, और प्रायद्वीप पेनिसुला जो हम लोग पढ़ने जा रहे प्रायद्वीप। तो द्वीप का है, बिल्कुल सिंपल है। कई तरह के द्वीपों की चर्चा होगी। दुनिया के सबसे बड़े द्वीप के रूप में ग्रीनलैंड को याद किया जाता है। भारत में भी कई द्वीप हैं, कई ऐसे देश हैं जहां पर दुनिया में सबसे अधिक द्वीप है। जैसे इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां वर्ल्ड में सबसे ज्यादा द्वीप है, जो हम लोग अलग अलग टॉपिक में चर्चा करेंगे। अगर सागर की बात करें तो सबसे ज्यादा द्वीप प्रशांत महासागर में। तो अलग अलग तरह के टर्म हैं जो एग्जाम में फैक्चुअली पूछ देता। तो हम लोग पहले इसको समझ लें। तो पहले समझना क्या है
कि एक कोई भूखंड हो, ऐसे एक भूखंड है ये, और इस भूखंड के चारों तरफ वाटर है, तो अगर बना हुआ है तो एक ऐसा भूखंड जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो, इसको हम द्वीप कहते हैं। ये ध्यान रखना, जैसे श्रीलंका एक द्वीप है जो इसके चारों तरफ वाटर ही, तो ये ध्यान रखना है कि जब चारों तरफ जल होगा, मतलब ये जल जो होगा वो चारों ओर होगा, और जब चारों ओर जल होगा तो उसको द्वीप माने, पहला। दूसरा है खाड़ी। तो खाड़ी क्या है? तो खाड़ी की बनावट ऐसे होती है, ये ध्यान रखना। तो खाड़ी की बनावट ऐसे का मतलब क्या है कि जो तीन तरफ से स्थल हो, इधर स्थल है, इधर स्थल है, और इधर स्थल है, और इस तरफ जल है, मतलब इधर वाटर है। तो ये वाला जो भूभाग है जहां पर जलाशय है, इसके इधर स्थल, इधर स्थल और इधर स्थल, लेकिन इधर जल है, ये जल वाला पार्ट। तो तीन तरफ से स्थल हो और एक तरफ से जल हो। जैसे भारत को देंगे तो भारत का जो बनावट है ये ऐसे, इस तरह से बना हुआ। तो यही बंगाल है, पश्चिम बंगाल यहां है, और ये सागर है, ये समुद्र का एरिया। इधर बांग्लादेश है, ये भारत का एरिया। यहां पश्चिम बंगाल, कलकत्ता यहीं पर है, ये कोलकाता का लोकेशन यहां है। इधर बांग्लादेश, ढाका, चिटगांव, ये सब इधर बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश पहले बंगाल में ही था, वो पूर्वी बंगाल, ये पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल भारत में, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश। अब इस रूप में देखें तो इधर स्थल है, इधर स्थल है, और इधर स्थल, तीन तरफ से स्थल, और इधर जो है ये समुद्र है बहुत बड़ा, इधर जल है, और इसलिए इस लोकेशन को बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना। तो बंगाल के बगल में इसलिए बंगाल की खाड़ी, ओमान के बगल में ओमान की खाड़ी, मन्नार के बगल में मन्नार की खाड़ी। तो खाड़ी का क्या है? खाड़ी का जो लोकेशन है, ये द्वीप हो गया कि चारों तरफ से जल है। खाड़ी क्या है? ये खाड़ी का जो भी बनावट है उसमें तीन तरफ से स्थल होता है और एक तरफ से जल होता है। और अगर ऐसा लोकेशन हो तो उसको हम खाड़ी मान लेंगे। तो ये ध्यान रखना है, तीन तरफ से स्थल होना चाहिए, एक तरफ से जल होना चाहिए। और खाड़ी का उल्टा प्रायद्वीप है, ये ध्यान रखना है प्रायद्वीप को। तो प्रायद्वीप क्या है? जिसको पेनिसुला कह रहे हैं। तो खाड़ी में तीन तरफ से जल स्थल है, एक तरफ से जल है। लेकिन जब प्रायद्वीप में आएंगे तो तीन तरफ से जल होगा, एक तरफ से स्थल होगा। जस्ट हमने कहा खाड़ी का उल्टा पूछ दे क्या होता तो प्रायद्वीप होता, या प्रायद्वीप का उल्टा क्या होता तो खाड़ी होता। जैसे यहां बंगाल की खाड़ी है, इधर आगे जाएंगे तो ऐसे ये जल है, ये पूरा जल है। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर ऐसे यहां तक सब समुद्र है। ये वाटर एरिया समुद्र है। तो समुद्र का लोकेशन देखें भारत में, तो ये बंगाल की खाड़ी हो गई, इधर हो गया हिंद महासागर, ये हिंद महासागर, और यहां जो है ये अरब सागर है पश्चिम में। तो ये गुजरात तक, यहां तक है गुजरात तक, इधर पाकिस्तान है, ये इंडिया। तो देख रहे हैं कि ये वाला जो भारत का पार्ट है, ये जो भूभाग है मेनलैंड, भारत का दक्षिण वाला पार्ट, इसके उत्तर वाला पढ़ चुके दक्षिण। तो दक्षिण में देख रहे हैं कि दक्षिण का जो भारत का लैंड है, इसके एक तरफ अरब सागर है, इसके दक्षिण में आ जाए तो हिंद महासागर है, और पूरब में आ जाए तो बंगाल की खाड़ी। तो पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर। ये तीन सागर से घिरा हुआ ये भूखंड है, ये भूखंड है, ये स्थल। तो भूखंड है ये। तो ऐसा भूखंड जो तीन तरफ जल से घिरा हो, एक तरफ स्थल हो, इधर का उसके ऊपर वाला पार्ट क्या है? ये सब स्थल, मैदान हो या हिमालय हो, सब स्थल। तो इसके तीन तरफ जल और एक तरफ स्थल, तो ये वाला पार्ट ऊपर में स्थल, तो ये स्थल हो गया। तो इसके कारण से इस लैंड को, भारत के इस भाग को प्रायद्वीपीय भारत कहा गया। तो तीन टर्म हो गया कि चारों तरफ से जल हो तो आइलैंड, तीन तरफ से स्थल, एक तरफ से जल हो तो खाड़ी, और तीन तरफ से जल और एक तरफ से स्थल हो तो उसको हम प्रायद्वीप कहेंगे। और इसी रूप में हम लोग को यहां पर प्रायद्वीपीय भारत को स्टडी करना है। अब इस प्रायद्वीपीय भारत के आधार पर हम लोग देखेंगे कि इस प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी बनावट है, जो हम लोग को एक एक करके देखना है, ताकि आप चीजों को समझ सकें और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए उसको सॉल्व कर सकें।
तो इसी को मैं यहां समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसी को हम लोग देखेंगे एक एक करके। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आपको याद रखना है, बहुत सारी चीजों को। तो चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत का स्टडी, जिसमें हम आज कुछ चीजों को आपको बताएंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत पढ़ना है तो प्रायद्वीपीय भारत के सेक्शन को एक चित्र के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी को देखना। तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। अब प्रायद्वीपीय भारत में आएंगे तो सबसे पहले एक भौगोलिक संरचना से मुलाकात होगी यहां पर। यहां ध्यान रखना, ये है एक पर्वत और इस पर्वत का नाम है अरावली पर्वत। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जैसे हिमालय पढ़े थे वैसे ही अरावली पर्वत। तो ये ध्यान रखना, अरावली पर्वत दक्षिण भारत में या प्रायद्वीपीय भारत के भौगोलिक जो विभाग किया गया उसमें ये पार्ट है। तो अरावली पर्वत क्या है, क्या इसका विस्तार है, क्या इसकी विशेषता, इसी को देखना। तो पहले तो ध्यान देना है कि अरावली पर्वत शुरू कहां से हुआ है और कहां तक गया हुआ है। तो अगर इसको देखेंगे तो ये गुजरात है और गुजरात का ये जो है ये अहमदाबाद है। ये ध्यान रखना। तो अहमदाबाद से शुरू होता है और ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट दिल्ली है। तो ध्यान रखना है कि अहमदाबाद से दिल्ली तक एक लंबा पर्वत है और यहां से यहां को जो डिस्टेंस है ये कुल दूरी 800 किलोमीटर है। तो ये याद रखना कि अरावली पर्वत की लंबाई 800 किलोमीटर है, जिसका दक्षिणी छोर अहमदाबाद से शुरू होता है और उत्तर का छोर दिल्ली में। तो पहला तो ध्यान रखना। तो दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात, राजस्थान को पार करते हुए दिल्ली तक जाता है। तो कई जगह को क्रॉस करता है और इस रूप में इसको ध्यान देना। अब ध्यान देना है कि अरावली पर्वत को जब देखेंगे तो ये पर्वत दुनिया के कालक्रम में देखें तो सबसे पुरानी पर्वत है। ये वर्ल्ड में सबसे पुरानी पर्वत, हमने पढ़ा है दुनिया का सबसे युवा पर्वत तो हिमालय पर्वत और दुनिया का सबसे पुराना पर्वत तो अरावली पर्वत। तो ध्यान रखना। अब ध्यान देना है कि अरावली पर्वत पर दो लोकेशन, एक लोकेशन है जिसको रायसीना की पहाड़ी कहते हैं। तो रायसीना की पहाड़ी, ये ध्यान रखना। और एक है माउंट आबू शहर। तो ये दोनों को ध्यान रखना। तो माउंट आबू शहर और रायसीना की पहाड़ी ये दोनों अरावली पर्वत पर ही। ये जो माउंट आबू है ये राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है और जबकि ये रायसीना की पहाड़ी ये दिल्ली में स्थित है। तो ये ध्यान रखना। तो दिल्ली में जो रायसीना की पहाड़ी है वो अरावली पर्वत का हिस्सा है और इसी पर भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण कराया गया। तो एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रपति भवन जो बना हुआ है, प्रेसिडेंट हाउस जहां पर भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, वो राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर है और ये रायसीना की पहाड़ी हिस्सा किसका, तो अरावली पर्वत का। तो ध्यान रखना। दूसरा कि ये माउंट आबू शहर जो राजस्थान में, ये एक इंपॉर्टेंट शहर है और ये इंपॉर्टेंट शहर के रूप में खास करके जैन धर्म के अनुयायियों के लिए। तो जैन धर्म जो मानते हैं, इन जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक इंपॉर्टेंट लोकेशन, क्योंकि यहीं पर ये माउंट आबू शहर की बात हो रही, ये ध्यान रखना। तो जैन धर्म के अनुयायियों के लिए यहां पर एक मंदिर है जिसको दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहा जाता है और भारत में ये मंदिर जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल का काम करता है। तो ये ध्यान रखना है, रायसीना की पहाड़ी को, राष्ट्रपति भवन को, दिलवाड़ा के जैन मंदिर को और जैन धर्म के अनुयायी के इंपॉर्टेंट लोकेशंस के रूप में माउंट आबू शहर को ध्यान रखना है और दिलवाड़ा का जैन मंदिर को। और ध्यान रखना है ये जो जैन मंदिर है यहीं पर ये जो मंदिर है इसका निर्माण मध्यकाल में राजा सोलंकी ने कराया था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना जो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाए। इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट बातें। अब अरावली पर्वत पर एक इंपॉर्टेंट शिखर है, ये ध्यान रखना।
और ये इंपॉर्टेंट शिखर जो है ये सबसे ऊंचा शिखर अरावली पर्वत का, और इस शिखर का नाम गुरु शिखर है। ये ध्यान रखना है कि गुरु शिखर के रूप में आपसे पूछेगा एग्जाम कि अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी को कहा जाता है क्या, तो गुरु शिखर। तो ये अरावली पर्वत से संबंधित बात। कुछ और भी बातें हैं जिसको मैं आगे बताऊंगा अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए फिर मिलेंगे हम। आप वीडियो को पूरा देखें, तब तक के लिए आप एक एक वीडियो को देखें, जो जो वीडियो आया सिस्टमेटिकली सबको देखें प्लेलिस्ट के माध्यम से। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ।